Very good morning, students. Welcome to the class. We have already done 2 chapters in your history book, and today we will start with your 3rd chapter. Fine. The Sultans of Delhi. सुल्तान ऐसे सुल्तान जिन्होंने दिल्ली को जो है रूल किया, ठीक है, उनके बारे में ये आपका 3rd चैप्टर है, ठीक है. सो ओपन योर हिस्ट्री बुक. दिस इज योर 3rd चैप्टर, द दिल्ली सुल्तान्स, जिसमें हम दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने दिल्ली को रूल किया, ठीक है. इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स, ठीक है. हमने अभी देखा था लास्ट चैप्टर में ही कि कावेरी डेल्टा के आसपास का जो रीजन था वहाँ पे बड़ी बड़ी जो है किंगडम्स हुई थी, ठीक है. पढ़ा था ना हमने लास्ट चैप्टर में ही, जहाँ हमने देखा था कावेरी नदी के आसपास जो है कितनी सारी बड़ी बड़ी किंगडम्स हुई थी. चोलास के बारे में पढ़ा था ना हमने, है ना. लेकिन आगे ये बोलते हैं, डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल. लेकिन ऐसी कोई भी किंगडम नहीं थी जिसकी कैपिटल दिल्ली हो. That was because Delhi became an important city only in the 12th century. ऐसा क्यों था कि किसी भी लार्ज जो किंगडम है उसकी कैपिटल दिल्ली थी ही नहीं. ऐसा इसलिए था क्योंकि 12th सेंचुरी से पहले दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी होती ही नहीं थी. 12th सेंचुरी के बाद ही जो है दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी थी. टेक अ लुक एट द टेबल 1. दिस इज योर टेबल 1 इन योर नेक्स्ट पेज. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomara Rajput. सबसे पहले कौन बने थे दिल्ली के जो है, दिल्ली पे किसकी किंगडम आई थी? तोमारा राजपूत की. Who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans. सबसे पहले आए तोमारा, फिर मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी में जो है चौहान्स ने इनको हराया, ठीक है. ऑल्सो रेफर्ड एज चौहान मानस ऑफ अजमेर, ठीक है. ये चौहान्स कहाँ से बिलोंग करते थे? अजमेर से. और इन्होंने किनको हटाया था? इन्होंने हटाया था तोमारास को. इट वॉज अंडर द तोमारास एंड चौहान दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, ठीक है. जो ये आए थे किंगडम, तोमारास की किंगडम और चौहान की किंगडम जब आई यहाँ दिल्ली में, उसके बाद ही जो दिल्ली है एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सिटी बनी थी. मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स. तो बहुत सारे अमीर जैन धर्म के जो व्यापारी होते थे वो क्या थे? वो जो है यहाँ पे रहते थे दिल्ली में, और इन्होंने बहुत सारे मंदिर दिल्ली में बनवाए थे. कॉइन्स मिंटेड हियर कॉल्ड दिल्ली वाल, यानी कि ऐसे कॉइन यहाँ पे बनाए जाते थे जिन पे लिखा होता था दिल्ली वॉल. हैड ए वाइड सर्कुलेशन. वो क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास होते थे. वाइड सर्कुलेशन का मतलब है ये कॉइन्स जो है दिल्ली में बहुत चलते थे, लोगों के पास होते थे, ठीक है. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी. अभी बताया है कि दिल्ली इंपॉर्टेंट जो सिटी है, इम्पॉर्टेंट कैपिटल है, वो 13th सेंचुरी में ही बना था, जब दिल्ली एक ऐसी राजधानी बन गया था जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट को जो है अपने कंट्रोल में कर रखा था, ठीक है. ये कब हुआ था? ये हुआ था 13th सेंचुरी के बिगिनिंग में, ठीक है. टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत. कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं यहाँ आपको टेबल 1 में गिवन है? ऐसी 5 सल्तनत जिन्होंने मिलके जो है पूरी दिल्ली सल्तनत को बनाया. सबसे पहले कौन आए थे आपके? राजपूत डायनेस्टीज, ठीक है. सेकंड है आपकी खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, एंड देन सैयद डायनेस्टी, और 5वीं है लोधी डायनेस्टी, ठीक है. तो ये 5 वंशज थे, ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को मिलकर बनाया था. The Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi, ठीक है. तो दिल्ली के ये सुल्तान थे, इन्होंने बहुत सारे जो है शहरों को बनाया था जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं. लुक एट मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली 1, कुन्हा, सीरी एंड जहांपना. मैप 1 आपको गिवन है नीचे. दिस इज योर मैप given.
ये आपको दिल्ली का मैप गिवन है नीचे, तो यहाँ पे देखो ये रहा, ये स्टूडेंट्स ये रहा आपका दिल्ली 1 पूना, इसके ऊपर है जहांपना और इसके ऊपर है श्री। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी नीचे की साइड। ये दिल्ली का मैप गिवन है आपको, दिल्ली 1 पुनः पूना, जहांपना और श्री। ठीक है, अब ये जो है आपको आपने देख लिया नेक्स्ट पेज पे जो 5 डायनेस्टीज थी, बीच में आपके जो है टर्किश रूलर्स ने भी रूल किया था 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। अब हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जो है जानते हैं। ठीक है, ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी तक आपको पता चल गया ना इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, कॉइन्स और आर्किटेक्चर जो अलग अलग था वो हमें जो है काफ़ी कुछ जो है इंफॉर्मेशन देता है। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, स्पेशली जो है हिस्ट्री के बारे में जो है हमें यहाँ से पता चलता है। तारीख सिंगुलर, त्वारीख प्लूरल, रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, तो जब हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जानते हैं तो हमें दो जो है तारीख और त्वारीख। तारीख का मतलब होता है एक सिंगल डेट, त्वारीख का मतलब होता है बहुत सारी डेट्स। ठीक है, जो कि कौन सी भाषा है, पर्शियन भाषा है। आप बोलते हैं ना कौन सी तारीख आज, तो तारीख वर्ड जो है वो पर्शियन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमें बताती हैं कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे ये भाषा यूज होती थी। द ऑथर्स ऑफ त्वारीख वर लर्न्ड मैन, जो त्वारीख को लिखते थे वो कौन थे, शिक्षित लोग थे, यानी कि उनको जो है समझ थी। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट एंड कोर्ट रायर्स हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। ठीक है, ये जो लोग थे, पोएट थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स, कोर्टायर्स, ये सब क्या मिलके क्या करते थे, ये जो है तारीख को भी बनाते थे, त्वारीख को भी बनाते थे और जो है राजा को सलाह भी देते थे अच्छी गवर्नमेंट चलाने के लिए। यहाँ पे आपको देखो फिगर दी हुई है, ऊपर फिगर गिवन है ना आपको, ये फिगर क्या बना रही है, ये फिगर आपको बताती है 4 स्टेजेस के बारे में। 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, जिसको हम हाथ से लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखा रखा है, पिक्चर 1 को देखेंगे। पिक्चर 1 आपको बताती है प्रिपेयरिंग द पेपर, यहाँ पे सबसे पहले पेपर को बना रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है राइटिंग द टेक्स्ट, अब पेपर बन गया तो उसके ऊपर टेक्स्ट लिख रहे हैं। मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस, अब ये क्या कर रहे हैं, जो सोना है उसको पिघला रहे हैं। क्यों पिघला रहे हैं, देखो जैसे आजकल आप कॉपी में आपको कोई चीज़ आपको हाईलाइट करनी होती है तो आप हाईलाइटर का यूज़ करते हो ना, तो पहले के टाइम में हाईलाइट करने के लिए गोल्ड को पिघलाकर जो है इस पर जिन चीज़ों को हाईलाइट करना होता था, जिस वर्ड को या पैसेज को, तो उसके ऊपर गोल्ड लगाते थे। ठीक है, और उसको हाईलाइट करते थे। ठीक है, लास्ट है प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, अब उसके बाद जो है जब ये सारे पेजेस इन्होंने लिख लिए तो उसको फाइनली ये बाइंड करके एक बुक की शेप दे रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं द सर्कल ऑफ जस्टिस। फखरी मुदाब्बिर रोट इन द 13th century, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, जो एक राजा है वो अपने सैनिकों के बिना जो है नहीं रह सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता है। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, राजा जो है सोल्जर्स यानी सिपाहियों के बिना नहीं रह सकता, और जो सैनिक हैं वो सैलरी के बिना, यानी कि जब तक उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, वेतन नहीं मिलेगा, वो जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट, और उनकी सैलरी कहाँ से आती है सैनिकों की, उस
उस रेवेन्यू से, उस टैक्स से जो कि किसानों से वसूला जाता है। ठीक है, पहले के टाइम में हमने देखा था ना, जो अलग अलग डायनेस्टी थी वो किसानों से कैसे अलग अलग तरीके का जो है टैक्स वसूलती थी, जिसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, तो सैनिकों की सैलरी कहाँ से आती है? जो कर, जो टैक्स, जो रेवेन्यू किसानों से कलेक्ट होता है। बट peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy। किसान टैक्स कहाँ से देंगे? जब वो प्रॉस्परस होंगे, यानी कि उनकी खेती अच्छी होगी, तभी तो वो टैक्स दे पाएंगे, और जब वो खुश होंगे। ठीक है, दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। और किसान खुश कब होंगे और किसानों को अच्छी जो खुशहाली कैसे मिलेगी? जब जो वहाँ का राजा है वो क्या कर रहा होगा? जस्टिस प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी कि न्याय दिला रहा होगा लोगों को, और एक ईमानदार सरकार चला रहा होगा, तभी तो वहाँ के किसान जो हैं खुश रहेंगे। देखो यहाँ समझते हैं हम सर्कल ऑफ जस्टिस को। सबसे पहले हमने बताया है जो किंग है वो सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन जो सोल्जर्स हैं वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते, उनको सैलरी चाहिए। सैलरी कहाँ से आती है? जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है पीजेंट्स यानी किसानों से, यानी कि किसान जो है टैक्स भरते हैं। टैक्स किसकी फॉर्म में? रेवेन्यू की फॉर्म में कलेक्ट होता है, और उससे जो है सैलरी दी जाती है सोल्जर्स की। ठीक है, किसान कहाँ से देंगे ये? जब ये प्रॉस्परस और हैप्पी होंगे, जब इनकी खेती अच्छी होगी तो ये खुश होंगे, तभी तो ये जो है रेवेन्यू दे पाएंगे। और ये खुश कब होंगे? जब जो उनका राजा है वो उनको जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नमेंट दे रहा होगा, यानी कि एक सच्ची और ईमानदार सरकार चला रहा होगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या है आपका? ये है आपका सर्कल ऑफ जस्टिस है। ठीक है, यानी कि हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड है। क्लियर? Keep the following additional details in mind. The authors of Twarik lived in the cities mainly Delhi. ठीक है, जो त्वारिख लिखने वाले थे, ऑथर्स थे, लेखक थे, वो मेनली कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे, यानी कि शहर में रहते थे। एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, और बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो त्वारिख लिखते थे जो कि गाँव में रहते हो, यानी कि ज़्यादातर लोग जो है शहर में ही रहते थे। They often wrote their histories for sultans in the hope of rich reward। तो वो जो हिस्ट्री लिखते थे राजाओं के बारे में, सुल्तानों के बारे में, वो किस लिए लिखते थे? ताकि उनको अच्छा रिवॉर्ड मिल सके। These authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions। अब ये जो ऑथर थे, ये जो लेखक थे, ऑथर कौन होते हैं? लेखक, लिखने वाले। ठीक है, ये जो रूलर था उसको रूलर्स को एडवाइस करते थे टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर, यानी कि जो हमारा पुराना सोशल ऑर्डर है, सोशल सिस्टम है, उसको ये बचा के रखें, जो कि किस पे बेस्ड था? बर्थ राइट, यानी कि जन्म से जो अधिकार लोगों को मिले हुए हैं कि कोई इस जो है कुल में पैदा हुआ, ये इस जाति में पैदा हुआ तो उसको क्या राइट हैं, इस तरीके से। और जेंडर डिस्टिंक्शंस, यानी कि जो लोग जो काम आदमी करते हैं वो आदमी करते रहे, जो काम औरतें करती हैं वो औरतें करती रहें। तो ये जो है इस तरह की सलाह जो है राजा को देते थे कि जो हमारी पुरानी प्रथाएं चलती आ रही हैं आपको उनको ही फॉलो करना चाहिए। These ideas were not shared by everybody, और इन सब बातों को जो है हर लोग नहीं मानते थे। ये जो ऑथर होते थे यही राजा को ये करने की सलाह देते थे। In 2036 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया became सुल्तान। ठीक है, इल्तुतमिश की डॉटर थी, एक सुल्तान था इल्तुतमिश, ठीक है, उसकी बेटी रजिया थी जो कि 1236 में जो है सुल्तान बनी दिल्ली की। The chronicle of the age Minhaj-e-Siraj recognized that she was more able and qualified than all her brothers। ठीक है, इनको क्या लगा मिनहाज-ए-सिराज को कि जो है ये एक मिनहाज-ए-सिराज कौन है? एक क्रॉनिकलर है, यानी कि ये जो है इनकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इन्होंने जब हिस्ट्री को लिखा तो इनको लगा कि जो रजिया थी वो अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा योग्य थी, एबल थी और ज़्यादा क्वालिफाइड थी। ठीक है, बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, लेकिन वो जो है मतलब एक फीमेल को जो है अपनी क्वीन मानने के लिए तैयार नहीं था, यानी कि वो नहीं चाहता था कि क्वीन जो है उसको रूल करे। ठीक है, उसके ऊपर रूल करे, क्योंकि ये लोग क्या सोचते थे कि जो है मैन यानी कि आदमी को, किंग को ही जो है रूल करना चाहिए, क्वीन को रूल नहीं करना चाहिए। बट ही वॉज नॉट नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर
भी नहीं पसंद करते थे कि औरत जो है एक वो सुल्तान बने, इसलिए जो है इसको 1240 में गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, बर्थ राइट क्या होता है, साइड में देखो गिवन है आपको, प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, यानी कि ऐसे अधिकार जो आपको जन्म से मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव दैट नोबल इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बॉर्न इन सर्टेन फैमिलीज। ये कहते हैं कि ऐसे बर्थ राइट किसको कहते हैं, ऐसे अधिकारों को जिनको लोग मानते हैं कि हमें जन्म से मिले हुए हैं, यानी कि ऐसे लोग इनहेरिटेड देयर राइट टू गवर्न, यानी कि शासन करने का अधिकार उन्हीं लोगों को है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर परिवार में पैदा हुए हैं। यानी कि अगर आपके पिताजी रूल करते हैं कहीं, तो फिर आप उसी फैमिली में पैदा हुए हैं तो आगे चल के आप भी रूल करेंगे। ठीक है, जेंडर डिस्टिंक्शंस क्या होती हैं, social and biological differences between women and men, usually these differences are used to argue that men are superior to women। जेंडर भेदभाव किसको कहते हैं, लिंग भेदभाव किसको कहते हैं, कि जहाँ लोग ये मानते हैं कि जो पुरुष है वो महिलाओं से ज़्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है, बट मिनहाज इस राज थॉट अबाउट रजिया। अब हम देखते हैं जो ये क्रॉनिकलर थे, मिनहाज इस राज नाम था इनका, ये रजिया जो रूलर हुई उसके बारे में क्या सोचते थे। मिनहाज इस राज थॉट दैट द क्वींस रूल वर वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। ये कहते थे कि जो भगवान ने जो है सोशल ऑर्डर बना रखा है, यानी कि जो एक मतलब एक भगवान जैसा राज चाहते हैं, ये उसके उलट है कि कोई जो है फीमेल जो है क्वीन बने, यानी कि रूल करे, इन विच वीमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मेन। यानी कि इनकी सोच ये कहती थी कि भगवान ने आदमियों को ही रूल करने के लिए बनाया है, औरतें जो हैं आदमियों की सबऑर्डिनेट होती हैं, यानी कि उनसे नीचे रहती हैं। He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities? ये कहते हैं, इसलिए उन्होंने पूछा कि भगवान के रजिस्टर में, भगवान ने जो क्रिएशन करी है उनके रजिस्टर में जो है उसका अकाउंट है, इसका रजिया का अकाउंट जो है आदमियों की श्रेणी में नहीं आता, आदमियों के कॉलम में नहीं आता, तो हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज, तो वो जो है उस चीज़ को कैसे प्राप्त करेगी चाहे उनके पास कितनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब था ये था कि उसके पास भले ही बहुत सारी क्वालिटीज़ है रजिया के पास, लेकिन वो एक फीमेल है, वो एक वुमेन है। तो फिर जब भगवान ही ये कहते हैं, इसका ये मानना था कि भगवान ने ही आदमियों को रूल करने के लिए बनाया है, लेकिन रजिया आदमियों की जो है कॉलम में नहीं आती है, तो ये अपनी क्वालिटीज़ के बावजूद भी कैसे जो है गेन करेगी, कैसे फ़ायदा उठाएगी। On her inscriptions and coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish। ठीक है, जो भी इंस्क्रिप्शन इसने रजिया ने बनवाई, जो भी कॉइन्स इसने मिंट करवाए, उस पर ये अपने आप को लिखवाती थी कि ये सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। दिस वॉज इन कंट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी। एक और क्वीन थी रुद्रमा देवी जो कि 1262 से 1289 के बीच में रही थी। द काकटिया डायनेस्टी ऑफ वरंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड शी वाज अ मैन। उन्होंने क्या करा, इंस्क्रिप्शंस पे इस तरीके से बताया अपना नाम बदलकर कि वो एक पुरुष हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपनी महिला होने की पहचान को छुपाया और खुद को एक मैन के रूप में जो है दिखाया। अनदर क्वीन दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर। एक और रूलर थी कश्मीर की 980 से लेके 1003 के बीच में। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग। उनका टाइटल जो था वो क्या था, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर। ठीक है, दिद्दा का टाइटल कहाँ से मिला उनको, दीदी से, यानी कि जिसको बड़ी बहन बोला जाता है। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे जो दिद्दा का मतलब क्या हुआ कि ये जो रूलर थी, क्वीन थी, जो जिसने कश्मीर पे रूल किया, इसको लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि दीदी जो है किसको बोलते हैं, जिसको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बताती है कि जो दिद्दा थी काफ़ी जो है अच्छी रूलर रही होगी और लोगों की काफ़ी पसंदीदा रही होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम
फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब देखते हैं कि अब दिल्ली जो है इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना। In the early 13th century, the control of Delhi sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. ठीक है, ये क्या बता रहे हैं कि 13th सेंचुरी की शुरुआत में ही जो दिल्ली का कंट्रोल था, दिल्ली सुल्तान का कंट्रोल था, वो मुश्किल से ही ऐसे फोर्टिफाइड का क्या मतलब होता है, जिनको कब्जे में किया गया है। तो ऐसे टाउन जो कब्जे में किए गए टाउन थे, जो कि गैरिसन, गैरिसन क्या होता है देखो, कि जहाँ पे सिपाही तैनात किए जाते हैं, ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स, यानी कि जो अर्ली 13th सेंचुरी तक दिल्ली सुल्तान का जो कंट्रोल था वो बहुत ही मुश्किल से ही जो है ऐसे टाउन्स के बाहर जा पाया था जहाँ पे गैरिसन्स उन्होंने यानी कि सिपाही तैनात किए हुए थे। द सुल्तान्स सेल्डम controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute and plunder of supplies. सुल्तान जो है सेल्डम मतलब कभी कभी ही जो है कंट्रोल कर पाते थे हिंटरलैंड, यहाँ की द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज। हिंटरलैंड क्या होता है देखो, एक ऐसी जगह होती है जो कि शहर से जुड़ी हुई होती है, जो कि उस शहर को जो है खाने की और सर्विसेज की यानी कि सेवाओं की सुविधा को प्रदान करती है। यानी कि मान लो शहर के पास कोई छोटी सी जगह है जहाँ से खाने की सप्लाई शहर में भेजी जाती है, लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो ऐसी जगह को बोलते हैं हिंटरलैंड, ठीक है। तो जो ऐसे हिंटरलैंड होते थे सुल्तान उनको कभी कभी ही कंट्रोल कर पाते थे और जो है देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट एंड प्लंडर फॉर सप्लाईज, और जो है इन चीज़ों पे जो है सिर्फ वहाँ के व्यापार के लिए, चीज़ों की सप्लाई के लिए इन पे डिपेंड करते थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब दिल्ली में रहते हुए, ठीक है, बंगाल और सिंध के टाउन्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, है ना, क्योंकि बहुत दूर हो गया। Rebellion, war and even bad weather could snap fragile communication routes। उस टाइम पे फोन वगैरह तो नहीं होते थे, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है यानी कि अपना मैसेज वहाँ तक पहुँचाना है तो क्या करना होगा, सिपाही को भेजना होगा, है ना, किसी न किसी को पर्सन को भेज के वहाँ पे संदेश देना होगा। तो इन सब चीज़ों में क्या रुकावट आती थी, रिबेलियन, यानी कि लोग विद्रोह करते थे, लड़ाइयाँ होती थी, यहाँ तक कि जो वेदर होता था यानी कि जो मौसम होता था, खराब मौसम भी रुकावट जो है कम्युनिकेशन में पैदा करता था। Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness। ये देखो, ये क्या बता रहे हैं कि जो दिल्ली के सुल्तान थे उनको किनके द्वारा चैलेंज किया गया, वो मंगोल इन्वेजन्स, यानी कि ऐसे इन्वेजन का मतलब होता है कि दूसरी कंट्री से आके इन्वेड करना, इन्वेड करना मतलब किसी दूसरी कंट्री में घुस जाना कब्जा करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे अफगानिस्तान से आने वाले ऐसे मंगोल लोगों से भी जो है दिल्ली के सुल्तानों को जो है चैलेंज मिलता रहता था, वो लोग आके वहाँ पे आक्रमण करते थे। एंड बाय गवर्नर्स हू रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस, और ऐसे गवर्नर जो दिल्ली के ऐसे गवर्नर जो कि अगर उनको पता चल जाए कि हमारे सुल्तान की कोई कमजोरी है तो वो विद्रोह कर देते थे, यानी कि अब उसको अपना रूलर मानने से मना कर देते थे, उसके अगेंस्ट विद्रोह करते थे, ठीक है। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव्ड दीज चैलेंजेस, और ये जितने भी चैलेंजेस थे इसको बहुत मुश्किल से जो सल्तनत है वो सर्वाइव कर पाती थी। इट्स एक्सपेंशन अकर्ड ड्यूरिंग द राइन्स ऑफ गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। जो दिल्ली का एक्सपेंशन है यानी कि दिल्ली का जो विस्तार है वो इन जो ये सुल्तान हुए जिनके नाम है गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इनके राज में ही दिल्ली जो है एक्सपेंड हो पाया था, यानी कि दिल्ली का विस्तार हो पाया था। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन, ठीक है। सबसे पहले जो कैंपेन चलाया गया था जो कि अपने इंटरनल फ्रंटियर यानी कि जो दिल्ली का जो बॉर्डर था, इंटरनल फ्रंटियर था, उसको जो है क्या करने के लिए
ऑन द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स। हिंटरलैंड आपको पता लग गया ना, ऐसे जो छोटी छोटी जगहें थी जहाँ से खाने की सप्लाई या सर्विसेज की सप्लाई आती थी, तो उनको सुरक्षित करने के लिए हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन के हिंटरलैंड्स को सुरक्षित करने के लिए इंटरनल फ्रंटियर का मतलब है कि जो दिल्ली के बॉर्डर थे उनको स्ट्रॉन्ग किया गया। ठीक है, ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब क्या होता है, देखो दो रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है ना उसको दोआब बोलते हैं। तो गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब था उसके जंगलों को जो है साफ किया गया एंड हंटर गैदरर्स एंड पास्टोरलिस्ट्स एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट्स, और उन जंगलों में जो भी रहने वाले थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया। अब जंगल ही नहीं होंगे तो हंटर गैदरर्स वगैरह कहाँ रहेंगे, रह ही नहीं सकते वो, है ना, तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। These lands were given to peasants and agriculture was encouraged। अब जो ये जंगल साफ किए गए थे ये किनको दे दिए गए, किसानों को दे दिए गए ताकि वो वहाँ पे खेती कर सकें। न्यू fortresses and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade। अब नए जो है किले और नए जो है टाउन बनाए गए ताकि जो ट्रेड रूट है यानी कि जो व्यापार करने का जो रास्ता है उसको बचाया जा सके और रीजनल ट्रेड को यानी कि जो लोकल ट्रेड था दिल्ली का उसको बढ़ावा दिया जा सके। द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। अभी तो हमने इंटरनल फ्रंटियर तैयार किया गया था, इनके अंदर जो दिल्ली के अंदर तैयार किया गया था, सेकेंड जो था दिल्ली के बाहर यानी कि सल्तनत के बाहर तैयार किया गया। मिलिट्री एक्सपीडिशंस इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने दिल्ली को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, जो सदर्न इंडिया था, जो साउथ का एरिया था, उसको कब्जा करने के लिए इसने मिलिट्री एक्सपीडिशंस यानी कि सेनाएं भेजी एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। ठीक है, in their campaign Sultanate armies captured elephants, horses and slaves and carried away precious metals। अब जब ये लोग आक्रमण करते थे तो ये क्या करते थे, किन किन को पकड़ लेते थे, हाथियों को, घोड़ों को और स्लेव्स यानी कि बंदियों को, और इनको और जो है प्रीशियस मेटल्स को वहाँ से ले जाते थे। बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक राइन्स, जो मोहम्मद तुगलक था उसका जब शासन अंत होने लगा 150 ईयर्स आफ्टर समवट humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across the large part of the subcontinent। तब तक क्या हो चुका था, जो इंडिया का पूरा सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है जो दिल्ली का जो है कब्जा हो चुका था। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज सिटीज़, यानी कि उन्होंने बहुत सारे दुश्मन सेनाओं को हरा दिया था और शहरों पे कब्जा कर लिया था। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रिल्म। जो क्या ये भी क्या करते थे, किसानों से जो है टैक्स वसूलते थे और जस्टिस जो है प्रोवाइड करते थे। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी सल्तनत दिल्ली बन चुका था तो उसको उन्होंने कंट्रोल कैसे किया इतनी बड़ी सल्तनत को, ठीक है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।